मॉर्निंग। और आज थोड़ा लेट हुए हैं। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी। और आज जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है दिशा रवि की जमानत। और दिशा रवि की जमानत पे जज ने क्या कहा और उसकी गिरफ्तारी के समय किस तरह से मीडिया का जहर सामने आया, तो और किस तरीके से मीडिया ने दिल्ली पुलिस के की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कितना प्रचार, झूठा प्रचार और नफरत की बात। मतलब मैंने तो यहाँ तक सुना कि एक एंकर ये भी कह रहे थे कि जो मैं शो आज करने जा रहा हूँ उसके बाद आपको दिशा रवि से नफरत हो जाएगी अगर आप भारत से प्यार करते हैं। तो आज मेरे साथ प्रभाष शुंगलू हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे पुराने सहयोगी रहे हैं और हम लोग कई 2-3 जगह साथ हम लोगों ने काम किया। और प्रभात का लंबा अनुभव है वॉर रिपोर्टिंग से लेकर बड़ी जिम्मेदारियां चैनलों में और अखबारों में संभालने का। और आजकल प्रभात मीडिया बाज के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसको अच्छा खासा देखा जाता है, और डिजिटल अवतार में प्रभात शुंगलू आ चुके हैं। तो प्रभात, पहली तो आपसे यही मैं, एक तो जजमेंट आपने पढ़ा होगा और कल आपने भी इस पे एक शो किया है, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है, मतलब इस जजमेंट पे और मीडिया की पूरी कवरेज पे? पहली बात तो प्रशांत, जब ये जजमेंट में पढ़ रहा था, 19 पेज का जजमेंट है जी, जी। और तो लग रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के किसी सीजन्ड जज का एक जजमेंट है। जिस प्रकार से इसमें तर्कों के साथ पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के माइलस्टोन जजमेंट रहे हैं उनको कोट करते हुए, तर्क देते हुए, और यहाँ तक कि जो लोग बात बात पे भारत माता की जय की नारे लगाते हैं और बताते हैं कि देशद्रोह क्या होता है, पूरी दुनिया को समझाते हैं, उनके लिए इस कहते हैं कि भारत की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद की भी चर्चा की है। ऋग्वेद की एक श्रुति भी कोट की है कि लेट द लाइट कम इन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो कोर्ट ने लोअर कोर्ट का ये जजमेंट है, लेकिन एक मैं कहूंगा ये मील का पत्थर साबित होगा, केवल उस मामलों में नहीं कि बेल दी जाए या छोड़ दिया जाए या बेल दी जाए या जेल दी जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल जो कहा था कि बेल या जेल में से बेल देनी चाहिए, तो बेल या जेल में से अगर जेल देनी चाहिए तो जज धर्मेंद्र राणा का जो जजमेंट है वो बहुत ही काम आएगा आगे के ऐसे मामलों के लिए, कि वो ग्रे एरिया में ज्यादा ऑपरेट करता है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखता। वो देखता है कि अगर आप साजिश के इल्जाम भी लगा रहे हैं, देशद्रोह के इल्जाम लगा रहे हैं, फिर भी कोर्ट आपसे सबूत मांगता है, केवल सबूतों के आधार पर ही कोर्ट अपना जजमेंट देगा। ये कल धर्मेंद्र राणा ने बड़ा साफ कर दिया। जी जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था प्रभात की, जैसे एक केस हमको मालूम है, बलवंत सिंह, सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, और बलवंत सिंह का, और दोस्तों बता दे, प्रभात को भी याद होगा कि क्योंकि प्रभात ने भी सुप्रीम कोर्ट काफी कवर किया है, तो 1995 में जजमेंट आया है बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बलवंत सिंह का केस ये था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वो चंडीगढ़ में सेक्रेटेरिएट में काम करते थे। वो बाहर निकले, मार्केट में गए और उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद, राज करेगा खालसा, ये नारा लगाया। ये मुकदमा चला, उनके ऊपर सिडेशन का चार्जेस लग गया। वही सिडेशन का चार्ज दिशा रवि पे लगा। सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि सिर्फ नारे लगाना और कोई व्यू रखना देशद्रोह नहीं है, और ये बेंचमार्क जजमेंट था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए कि किसी किताब को रखना या कोई विचारधारा रखना, जब तक कि आप उसमें जो है वो आम रिबेलियन में शामिल ना हो, तब तक वो देशद्रोह वाला मामला था। यही कहता है, नक्सल लिटरेचर रखना कोई देशद्रोह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कई फैसले आए, लेकिन अफसोस की बात यह है प्रभात की, आज जो मौजूदा जुडिशरी है वो अपने ही किए हुए फैसले भूल जाती है। और ये जज राणा
धर्मेंद्र राणा एक उम्मीद की किरण है और उनका मैं जजमेंट पढ़ रहा था और मैं एक प्लेट दिखाता हूँ दर्शकों को कि वो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा है कि citizens are conscience keeper of government in any democratic nation and cannot be put behind the bar simply because they choose to disagree with the state policies. Exactly. ये जो जजमेंट की भाषा है, इसको मैं अगर हिंदी में कहूँ कि सरकार की नीतियों की मुखालफत करना या उससे असहमत होना देशद्रोह नहीं है, बल्कि ये कहा कि असहमति को वेलकम किया जाना चाहिए, डिसएग्रीमेंट, डाइवर्जेंस, डिसेंट को वेलकम किया जाना चाहिए, इन द सेंस कि ये सब लेजिटिमेट टूल्स हैं एक लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में, उसको समृद्ध बनाने में। ये जो है ये एक लेजिटिमेट टूल्स हैं। अब टूल किट की बात हो रही है, उसी भाषा में लिखा गया है कि आप सरकार को बल्कि एक ताकीद की गई है कि अगर आप ये डिसेंट के वॉइसेस सुनते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन सुनते हैं, तो उनको वेलकम कीजिए, क्योंकि इससे आपकी नीतियों को ही मजबूती मिलेगी। यानी अगर देश में सरकार की नीतियों को मजबूती मिलेगी तो देश जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। ये हम अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। जी 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 नहीं प्रभात, लेकिन मैं एक और विषय पे आना चाहता हूँ कि जब ये हुआ और इसके बाद जिस तरीके का जहर मीडिया में आया वो बड़ा शर्मनाक था, बहुत शर्मनाक था। और एक अच्छी बात जो सामने आ रही है कि कई बार हमने देखा है और खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी इस बात को कई बार कहा है कि मीडिया की रिपोर्टिंग कैसी हो, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी वर्सेस सहारा में भी काफी लंबी समय बहस की थी। लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल चला और बिल्कुल एक तरफा चला, उसको पाकिस्तानी एजेंट, खालिस्तानी एजेंट से लेकर न मालूम क्या क्या बता दिया गया, और वो सारा कुछ मुझे लगा कि जज धर्मेंद्र के दिमाग पे इसका असर नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। सही कह रहे हैं आप कि जज धर्मेंद्र राणा ने, एडिशनल सेशन जज जो हैं, उन्होंने जब अपना ये कोर्ट ऑर्डर जो सुनाया है और जो जजमेंट दिया है उसमें बाकायदा तर्कों के साथ जो है अपना जजमेंट दिया है, वो कहीं भी इमोशनल होते हुए कहीं भी नहीं दिखे। कतई भी किसी भी प्रकार के जो एक मीडियम, जैसा आपने कहा कि एक पैरेलल ट्रायल चल रहा है, उससे इन्फ्लुएंस होते कहीं नहीं दिखे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस जजमेंट में आप देखेंगे तो हर दूसरे पैरा पे कोई एक पुराना बेंचमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, पिछले सालों का, वो उन्होंने कोट किया है। चाहे वो बात जो है, इन्होंने एक बहुत अच्छा निहरेंदु दत्त मजूमदार वर्सेस एम्परर AIR 1942 का भी जजमेंट एक कोट किया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि द ऑफेंस ऑफ सेडिशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू मिनिस्टर द वुंडेड वैनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यस, हाँ, है ना, कि सरकार के जख्मी गुरूर के लिए जो सरकार जो है बार बार आम नागरिकों पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक देती है, ये कितना उचित है। और इसको लेकर भी ये 42 का जजमेंट है। अब समझ लीजिए आप कि उस समय देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो और साफ लग रहा है कि ये एम्परर AIR यानी कि उस समय की जो अंग्रेज हुकूमत है उसकी तरफ से ये मुकदमा चलाया जा रहा था। बिल्कुल। और उसके बाद ही फिर जज ने कहा कि डिफरेंसेस ओपिनियन को इसको वेलकम करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि उसके बाद ऋग्वेद की भी जो है श्रुति कोट की है और कहा है कि लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो अब आप जो कह रहे हैं कि मीडिया की जो बात आपने कही कि मीडिया इतना जहर फैला रहा है, देखिए पिछले, अगर हम इस की बात कर लें, तबलीगी जमात जो कोरोना के टाइम में तबलीगी जमात, दिल्ली दंगों के टाइम में मीडिया का रोल, और ये दिशा रवि वाले मामले पे मीडिया का रोल, आप कहीं से भी आप उठा के पिछले एक साल के एग्जाम्पल्स ले लीजिए तो आपको मीडिया जहर फैलाता ही मिलेगा। मीडिया ये आपको बताता हुआ मिलेगा कि जो भी सरकार की लाइन टो करता हुआ मिलेगा, एक सरकार का एक्सटेंशन आम बन के रह गया। उधर से सरकार एक स्लोगन देती है, ये स्लोगन को पूरा करता है मीडिया, ऐसा लगता है। एक मिनट के लिए प्रभात रोकता हूँ आपकी। कुछ हम लोग हेडलाइन पढ़ लेते हैं और अपने मित्रों को भी हेडलाइन कुछ दिखाते हैं।
ये आज तक में चली हेडलाइन है, टूल किट में साजिश की दिशा, दिल्ली पुलिस का दावा, टूल किट केस की मुख्य साजिश करता दिशा रवि। ये आज तक की हेडलाइन है। सुधीर चौधरी का प्रोग्राम मैंने सुना और वो कह रहे हैं कि अगर आप इस देश से प्यार करते हैं तो ये प्रोग्राम देखने के बाद आप दिशा रवि से नफरत करने लगेंगे। तो इस जजमेंट के बाद सुधीर चौधरी के बारे में क्या सोच होगी हमारे व्यूअर्स की और तमाम उन लोगों की जिन्होंने ये जजमेंट पढ़ा? वो सुधीर चौधरी को प्यार करेंगे, सुधीर चौधरी से ना इत्तेफाकी रखते हुए, और कहेंगे कि तुम ये क्या करते हो, नफरत क्यों फैलाते हो? सवाल नहीं पूछा जाएगा सुधीर चौधरी से? बिल्कुल। ये देखिए कि उन्होंने रिपब्लिक भारत एक चैनल है जो कह रहा है कि किस तरीके से जो है वो इमरान खान जो है वो दिशा ने टूल किट भेजी और उसमें इमरान खान का फोटो लगाया हुआ है, इमरान खान के साथ मिलकर साजिश हो रही। मतलब इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना किसी के भी एक ब्राइट लड़की जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है, जो आगे की आपकी दुनिया बनी रहे इसके लिए ये बच्चे काम कर रहे हैं। ग्रेटा 18 साल की है, ये 22 साल की 23 साल की लड़की है। और मैं आज तक की एक खबर में देख रहा था कि किसी का उन्होंने ट्वीट चलाया हुआ था, किसी बीजेपी लीडर का, भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और उसमें वो कह रहे हैं कि कोई आतंकवादी का बुरहान वानी 21 साल का था तो ये 22 साल की है तो क्या हुआ। इस तरीके की बातें एक ब्राइट लड़की के बारे में जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है, ऐसा कोई इनका मतलब न मालूम इनकी आत्मा मर गई है कि क्या। हम लोग भी इतने साल टीवी में रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ये जो बात 21 साल वाली जो चली, 22 साल वाली जो चली कि और पूरा ट्रेंड किया कि 21 साल में हमने ये किया, 21 साल में हमारे फलाने उन्होंने ये किया। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये भाषा कौन बोल रहा है? ये भाषा जो है सत्ता में बैठे लोग बोल रहे हैं। और ये भाषा कौन बोल रहा है? ये भाषा वो बोल रहा है, एक बड़ा वर्ग मीडिया का बोल रहा है। वही भाषा उन्हीं शब्दों में जो मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि सरकार के पॉलिसीज को, नीतियों को जो आगे बढ़ाता है, उनकी ड्रम बीटिंग करता है ना? जी जी जी। तो अब आप, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे चैनल्स जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं या तो वो भी इस तरह की बातों में आ जाते हैं, वो भी उस तरह का सरकार का प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाते हैं। जब आप पुलिस का एक तरफा बयान देते हैं ये कहते हुए कि बिना उसके ट्रायल के, बिना अभी कोर्ट में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, अभी बेल पर सुनवाई हो रही है, और मीडिया में ये बताया जा रहा है कि पुलिस जो है क्या समझती है दिशा रवि के बारे में। यही जो है सुशांत सिंह राजपूत और रिया वाले केस में हुआ था। पता नहीं कहां से सीबीआई की थ्योरीज जो कि सीबीआई खुद दे रहा था या प्लांट करवाई जा रही थी, या ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बातें आती रही। और क्या हुआ? सीबीआई ने तो उसमें पूरी तहकीकात की, अभी तक सीबीआई ने रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं दी है? क्या वो मर्डर था, क्या वो सुसाइड था? अभी तक सीबीआई क्यों नहीं बता पाई है ये? लेकिन वही बात है, आज जो है दिशा रवि को लेकर जो जहर फैलाया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी के बाद से ऐसा बताया जा रहा था कि मानो दिशा रवि ने जो एक ट्वीट की है, ट्वीट ना हो गया, वो उसने जो है एक न्यूक्लियर बम फोड़ दिया है और वो मिली हुई है, वो दुश्मनों से मिली हुई है। तो ये मीडिया में ये किस तरह की बातें हो रही हैं और ये क्यों हो रही हैं, ये हमको गौर करने की जरूरत तो है। लेकिन साथ साथ ये भी बात देखनी पड़ेगी कि कहीं ये चूक जो है वो एकदम से हुई है या इसके भी कारण बन रहे थे, बहुत पहले से बन रहे थे। वो तब भी बन रहे थे जब हम और आप भी मीडिया में बहुत सक्रिय थे और मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा थे। एक बात तो ये मीडिया में बैठे हुए लोग, अभी मैं इस प्रोग्राम को आने के पहले कुछ मैं क्योंकि टीवी देखता नहीं हूँ, लेकिन आज की बात करने के लिए मैंने यूट्यूब में कुछ देखा, तो ये देशभक्त बने हुए हैं और कह रहे हैं अगर आपको इस देश से प्यार है। इनसे मेरा सवाल ये है कि अगर आपको इस देश से प्यार है तो आप भारत के लोकतंत्र को बदनाम नहीं करेंगे। दुनिया में हंसी उड़ी है ग्रेटा थंबर्ग के खिलाफ, जो ग्रेटा थंबर्ग की टूलकिट के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है, उसमें दुनिया में हंसी उड़ी है। और आप अगर इस तरीके से उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं तो आपकी लोकतंत्र की हंसी उड़ती है पूरी दुनिया में। आपको बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। ये कौन सा देश प्रेम है कि आप भारत के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में बदनाम करोगे?
ये इस मीडिया को अपने देश की परवाह नहीं है कि पूरी दुनिया में आपकी वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, इनको परवाह ही नहीं है। सारे इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा, दुनिया भर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने अलग अलग देशों के उस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी को डिस्कस कर रहे हैं जिस तरीके से वो किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री की डेमोक्रेसी को डिस्कस करते हैं। और बिल्कुल सही। और ये प्रशांत, हमने देखा कि भाई दिशा रवि का ही केस क्यों, दिशा रवि से पहले किसान आंदोलन तो पिछले 3 महीने से चल रहा है। और किसान आंदोलन की कवरेज के दौरान क्या किया गया, मीडिया ने कैसे बिहेव किया और किस तरह से वो सत्ता का एक्सटेंशन आम बन के, भोंपू बन के वो बोला, सत्ता की तरफ से आवाजें आई कि जो धरने पर बैठे, प्रदर्शन पर बैठे आंदोलनकारी किसान हैं ये खालिस्तानी हैं, इनको खालिस्तान की संगठनों से स्पॉन्सर कर रहे हैं वो लोग, और मीडिया ने वही बात, वही ढोल पीटे। तो ये तो हम इस दौरान भी देख रहे थे। जो दिशा रवि के साथ हुआ, वो मीडिया को तो एक मौका मिला, सरकार को भी शायद एक मौका मिला, वही कि अब ये आ गया, ये दंगे हुए। दंगे क्या थे, तोड़फोड़ हुई थी, वायलेंस हुआ था, गलत जो उनको रूट तय हुआ था उस रूट पर कुछ किसान नहीं गए, लाल किले पर भी पहुंचे, लेकिन बहुत बड़े सवाल थे उस पर भी। अभी तक मैंने 30 साल से मैं दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कई बार मैंने 26 जनवरी की परेड भी कवर करी, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि 26 जनवरी के रोज या 15 अगस्त के रोज दिल्ली में एक परिंदा भी पर मार ले। लेकिन उस दिन 26 जनवरी थी, हमें ये याद रखना चाहिए। और प्रभात, मैं लाल किले पर मौजूद था। वो लापरवाही क्यों थी, वो किसकी वजह से थी? मैं लाल किले पर मौजूद था। मैं ट्रैक्टर से सिंघू बॉर्डर के पास से लाल किला पहुंचा था, एक किसान के ट्रैक्टर से पे बैठकर, और मैंने देखा कि गेट खुले हुए थे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि 26 जनवरी की परेड है, ट्रैक्टर रूट का, ट्रैक्टर रैली का रूट है, और वो सारे गेट खुले हुए थे। खैर वो बातें अलग है। मीडिया की बात पर आते हैं प्रभात, की मीडिया में कल मैं एक प्रोग्राम में था और वो हमारे मित्र रहे हैं नीलाब, जो आउटलुक के और नेशनल हेराल्ड के एडिटर हैं, उनका 3 साल पहले इंतकाल हो गया था। उनकी याद में एक एनुअल लेक्चर हम रखते हैं, उनकी पार्टनर कविता और हम लोग मिलके। तो उसमें कल नेहा दीक्षित और इस्मत आरा और ट्रॉली टाइम्स की जो नवकिरण और लहरिया खबर की संपादक, ये 4 महिलाएं वहां पे थी। इनसे जब हम लोग सुन रहे थे कि इनके तजुर्बे क्या हैं, तो इनके ऊपर मतलब फिजिकल वायलेंस से लेकर ट्रोलिंग, हर तरीके का जुल्म ये महिला पत्रकार उठा रही हैं। रेप थ्रेट्स आते हैं प्रशांत ट्विटर पर। बिल्कुल। नेहा दीक्षित को फिजिकल थ्रेट है, उसके घर में घुसने की कोशिश की गई है। जी तो खबर मैंने भी पढ़ी थी। तो अगर ये तो कल नेहा दीक्षित बता रही थी वहां प्रोग्राम में ये सब बातें, और इस्मत आरा बता रही थी कैसे उनका दिल्ली दंगों के दौरान जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी उनका पीछा किया गया। तो एक सच्ची पत्रकारिता करना, ठीक है, पत्रकारिता में एक रिस्क है, हमने आपने भी प्रभात वो रिस्क झेले हैं, और आप तो वॉर रिपोर्टिंग भी आपने की है। रिस्क होता है पत्रकारिता में, ये हम लोग सब जानते हैं कि रिस्क होता है, लेकिन एक सीधी सिंपल बात कहने पर इतना रिस्क, अदालत के फैसलों पर बात करने पर इतना रिस्क, किसी ह्यूमन राइट के मुद्दे पर या सरकार की पॉलिसीज पर अलग राय रखने पर इतना रिस्क कि आपकी हत्या हो सकती है, आपको ट्रोलिंग किया जा सकता है, आपको फिजिकल वायलेंस की थ्रेट है। बड़े अजीब दौर में हम लोग जी रहे हैं। वही तो, बल्कि ये जो सुनवाई के दौरान ये दिशा वाले केस में, अब बताइए योग और चाय, अब योग और चाय को लेकर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया, साहब इस पर भी निशाना साधा गया। ये योग और चाय तो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। योग को तो हम मान सकते हैं कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है अपने देश की, भारत की, लेकिन चाय कैसे हमारी सांस्कृतिक धरोहर होगी हमको नहीं पता। लेकिन दिशा रवि के वकील ने इस जब जिरह के दौरान एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मैं मान लीजिए कि योग नहीं सीखता हूं और उसकी जगह मैं कुंग फू सीखता हूं जी, और तो क्या मैं चाइनीज एजेंट, चाइनीज स्पाई कहलाया जाऊंगा? मतलब किस हद तक के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। और कोर्ट ने जब
जब ये फैसला सुना रहे थे एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा, तो उन्होंने बाकायदा जो है टूल किट को कोट किया, अपने ऑर्डर में पूरा टूल किट को कोट किया कि आप कह रहे हैं ट्विटर स्टॉर्म किया गया और इस तरह के फिजिकल वायलेंस के वो उसमें हैशटैग्स दिए गए, है ना, जूम मीटिंग के बाद सब कुछ तय हुआ, तो सारा कुछ कोट किया कि टूल किट में क्या क्या था। उन्होंने कहा कि मुझे तो टूल किट में कहीं भी देशद्रोह नजर नहीं आ रहा है, आपको कैसे नजर आ गया? एनी कॉल फॉर वायलेंस, कोई वायलेंस की कॉल ही नहीं है उस टूल किट में। जी जी जी, इट्स कॉन्स्पिक्युअसली एब्सेंट। आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कहीं जज नहीं, जज पूछ रहा है, जज पूछ रहा है सबूत तो लाओ, जज पूछ रहा है सबूत तो लाओ। तो सबूत आप नहीं दे रहे हैं, साजिश तो यही हो रहा है। अब आप कल उस दिन चाहे वो भीमा कोरेगांव का मामला हो और चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़ा मामला हो, चाहे वो दिशा-रवी का हो, चाहे वो तबलीगी जमात पर हो, एक कौम को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई कि किस तरह से उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है, और सारे फिर एक के बाद एक जो है कोर्ट जो है वो उनको रिहा करते हैं कि भाई कोई केस ही नहीं है। और मजेदार बात यह है कि जिसके खिलाफ दरअसल केस बनना चाहिए था दिल्ली दंगों का, वो अभी भी फ्री है, उसके खिलाफ एफआईआर तक नहीं है। वो कल भी फिर कह रहा था, वही कपिल मिश्रा कह रहे थे और मीडिया उसको चला भी रहा था कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर उस तरह के बयान दूंगा। तो आखिर में प्रभात केवल ये बड़ी उम्मीद जगी है कल धर्मेंद्र राणा के जजमेंट से। हाँ। और उनका जजमेंट जाते जाते हम फिर एक लाइन दिखा देते हैं, और बहुत उम्मीद जगी है कि सरकार, मीडिया, यानी प्रधानमंत्री खुद, सरकार क्या, प्रधानमंत्री खुद इस पे बोल चुके हैं कि विदेशों की साजिश और दुनिया भर की जो आप बता रहे हैं योग और चाय, तो सरकार, प्रधानमंत्री, गोदी मीडिया, पुलिस एक तरफ सारा जहर, प्रोपोगेंडा, ट्रोलिंग, हैशटैग्स एक तरफ, टूल किट एक्सपोज नाम से वो चल रहा है। लेकिन इस जज ने, जो एडिशनल सेशंस जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, इतना मैच्योर फैसला दिया है, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही यानी शुभ संकेत है, और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ होगी। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी आग्रह करूंगा कि वो इस जजमेंट को पढ़ें कि कितना मैच्योर जजमेंट उन्होंने लिखा है। प्रभात, आखिरी शब्द आपके, फिर हम लोग विदा लेते हैं लोगों से। बिल्कुल सही। और मैं इसी के बहाने, बल्कि अभी 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक फैसला आया है, दिल्ली दंगों से मुताल्लिक रखता है वो, मैं यहाँ पे जिक्र करना इसलिए भी चाहूंगा कि मीडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने एक बिल्डिंग पर एक आदमी की हत्या होती है दंगों के दौरान, और पुलिस उसकी तहकीकात करती है। उसी बिल्डिंग में जो लोग और दूसरे लोग बैठे हैं, पुलिस कहती है कि इन्होंने हत्या की है, जबकि दरअसल हुआ यह है कि वो सामने की बिल्डिंग से गोली चली है, वहां पे भी कुछ दंगाई मौजूद थे उसकी छत पर, उसकी वजह से हुई। और ये दिल्ली पुलिस ने रवीश कुमार के शो, एनडीटीवी के एक शो का फुटेज इस्तेमाल करते हुए वो सबूत के तौर पे पेश किया, और जब कोर्ट ने उसी वीडियो को देखा और कहा कि आपने एक तरफ की बिल्डिंग का दिया, जबकि देख रहे हैं कि दूसरी तरफ की बिल्डिंग से भी फायरिंग हो रही है, और जिस तरह से जो ट्रैजेक्टरी है इस गोली की, वो लग रहा है कि क्लोज रेंज से नहीं चलाई गई है गोली, वो गोली जो है कहीं दूर से चली है। तो मीडिया, अब दिल्ली दंगों के दौरान भी मीडिया का रोल जो है वो किस तरह का रहा है, एक तरफा रहा है, पुलिस की जांच एजेंसियों पर भी वही इल्जाम लगते रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की जजमेंट आते रहे, और खास तौर पर लोअर कोर्ट से, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में ही ये सारे मुकदमे, ट्रायल तो लोअर कोर्ट में ही चल रहे हैं देखिए, और बहुत जो है कुछ लोग जो है उनमें से ही वो दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाते हैं, और लेकिन लोअर कोर्ट्स अगर इस तरह का फैसला दे रहा है, एक बेंचमार्क फैसला दे रहा है, तो ये बहुत वेलकम किया जाना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही मैच्योर जजमेंट है। कुछ हमारे दोस्त लोग हमें देख रहे हैं लेकिन सवाल नहीं पूछ रहे। हेमंत गर्ग जी हैं, मृत्युंजय चटर्जी हम लोगों के साथ रहे कलकत्ता ब्यूरो में, बिजनेस इंडिया टीवी में, वो भी देख रहे हैं। रमेश गुप्ता जी हैं, महेंद्र कोहान, आलोक यादव, संतोष जी भी वॉच कर रहे हैं। लेकिन सवाल भी पूछिए दोस्तों, आखिर में हम लोग कुछ सवाल भी ले सकते हैं। आज तो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। प्रभात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी कभी सुबह का समय निकालें हमारे लिए भी, और हम लोग मीडिया पे, क्योंकि आप मीडिया पे काफी मतलब पूरा चैनल ही आपका मीडिया के उस पे ही है, ज्यादातर बातें करते हैं, तो कुछ नई बातें हम लोग करेंगे।
और कल जिस प्रोग्राम में मैं गया था, नीलाभ के प्रोग्राम में, जहाँ 4 महिला पत्रकार, ट्रॉली टाइम्स की नवकिरण और खबर लहरिया की जो एक संपादक हैं कविता बुंदेलखंडी, और नेहा दीक्षित और इस्मत आरा, ये 4 ताकतवर महिलाएं जो हैं वो कल वहाँ मौजूद थी। तो उसमें उस पे जरूर हम लोग कल या परसों जब भी मौका मिलेगा हम बात करेंगे, और चाहेंगे कि कोई उन चारों में से कोई हमारे साथ हो। तो आज का वक्त इतना ही। प्रभात, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिर में फिर ये कि इस तरीके के जजमेंट आते हैं तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होता है। और मीडिया का स्पिन सुबह 8 बजे फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।